आपके सिलेबस में एक टॉपिक है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005। तो आज की इस क्लास में हम इससे संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं एनसीएफ 2005 से। पहला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था? यूजीसी, सीबीएसई, एनसीईआरटी, एनसीटीई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एनसीईआरटी यानी एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को जो है वो किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया? एनसीईआरटी के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस पर केंद्रित होनी चाहिए? शिक्षक पर, पाठ्य पुस्तक पर, विद्यार्थी पर या फिर परीक्षा प्रणाली पर? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विद्यार्थी पर। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है वो विद्यार्थी के ऊपर केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? रटने पर आधारित होनी चाहिए, अनुभव जन्य और खोजपूर्ण होनी चाहिए, केवल शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए या फिर सख्त अनुशासनात्मक होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अनुभवजन्य और खोजपूर्ण होनी चाहिए। यानी कक्षा के अंदर जो शिक्षण अधिगम है यानी पढ़ाई का जो तरीका है वो अनुभवजन्य और खोजपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल अंक प्रदान करना, छात्रों की समझ को सुधारना, परीक्षा प्रणाली को कठिन बनाना या फिर रटने की प्रवृत्ति बढ़ाना? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों की समझ को सुधारना। यानी मूल्यांकन होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों की समझ को है वो सुधारना है। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि एनसीएफ 2005 में पाठ्यक्रम निर्माण का आधार क्या है? सामाजिक संदर्भ है, पाठ्य पुस्तकों का निर्धारण है, शिक्षकों की सुविधा या सरकार की नीतियां? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सामाजिक संदर्भ। यानी कि जो पाठ्यक्रम जो निर्माण है, सिलेबस का जो निर्माण है वो किसके आधार पर है? सामाजिक संदर्भ के आधार पर है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि एनसीएफ 2005 में किस शिक्षा शास्त्री के विचारों को प्राथमिकता दी गई? जॉन डुई, पियाजे, वियोत्स्की या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एनसीएफ 2005 में इन तीनों ही शिक्षा शास्त्रियों के विचारों को जो है वो प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? शिक्षक का व्याख्यान, गतिविधि आधारित शिक्षण, बोर्ड पर नोट्स लिखवाना, केवल पाठ्य पुस्तकों का अनुसरण करवाना? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा गतिविधि आधारित शिक्षण। ठीक है, यानी अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होना चाहिए? कि गतिविधि आधारित शिक्षण होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि एनसीएफ 2005 में किस अधिगम विधि को बढ़ावा दिया गया? मौखिक अधिगम को, अनुभवनात्मक अधिगम को, रटकर याद करने की विधि को या परीक्षा केंद्रित अधिगम को? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अनुभवनात्मक अधिगम को जो है वो बढ़ावा दिया गया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सहावनीय अधिनियम, ठीक है, का क्या अर्थ है? शिक्षक ही सभी ज्ञान का स्रोत होता है, छात्र अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है, पाठ्य पुस्तकों से ही पूरा ज्ञान प्राप्त होता है, परीक्षा में अधिक अंक लाने के लिए अध्ययन करना? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा छात्र अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सविनय अधिनियम अधिगम का अर्थ है छात्र अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन प्रणाली में क्या बदलाव किया जाना चाहिए? ठीक है, केवल लिखित परीक्षा ली जानी चाहिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई अपनाया जाए, सिर्फ अंतिम परीक्षा पर ध्यान दिया जाए, परीक्षा परिणामों पर ही शिक्षा का पूरा जोर हो? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई। यानी जो मूल्यांकन होता है, ठीक है, बच्चों की जब पता लगाया जाता है, उनके कौशल का मूल्यांकन किया जाता है तो उसका जो सतत और व्यापक मूल्यांकन को अपनाया जाना चाहिए। ठीक है,
अगला प्रश्न है हमारा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की, विद्यार्थी की, प्रशासन की या फिर पाठ्य पुस्तकों की? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्यार्थी की। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो विद्यार्थी की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? केवल व्याकरण सिखाना, भाषा के प्रति रुचि विकसित करना, कठिन शब्दों का रटना, परीक्षा में अच्छे अंक लाना। ठीक है, यानी जो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो होना चाहिए कि भाषा के प्रति रुचि विकसित करना। ठीक है, भाषा के प्रति जो रुचि विकसित हो इसके लिए कार्य करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? ठीक है, गणित है उसको कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? केवल सूत्र याद कराए जाए, व्यवहारिक और समस्या आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाए, केवल परीक्षा पर ध्यान दिया जाए, गणना की गति बढ़ाने पर जोर दिया जाए? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवहारिक और समस्या आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाए। यानी गणित को जो पढ़ाने का तरीका है वो व्यवहारिक और समस्या आधारित दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विज्ञान की पढ़ाई कैसी होनी चाहिए? यानी साइंस की जो पढ़ाई है वो कैसी होनी चाहिए? प्रयोग आधारित होनी चाहिए, केवल सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए, केवल पुस्तकीय ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए या फिर परीक्षा केंद्रित होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रयोग आधारित होनी चाहिए। यानी साइंस की पढ़ाई जो है वो प्रयोग करके साथ साथ में प्रयोग करवा कर पढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कला शिक्षा को क्या माना गया है? कला शिक्षा को क्या माना गया है? वैकल्पिक विषय, शिक्षा का अभिन्न अंग, केवल एक अतिरिक्त गतिविधि या परीक्षा के लिए आवश्यक नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा शिक्षा का अभिन्न अंग। ठीक है, कला शिक्षा को जो है वो शिक्षा का अभिन्न अंग माना गया है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा एनसीएफ 2005 में समावेशी शिक्षा पर जोर क्यों दिया गया है? सभी बच्चों को समान अवसर देने के लिए, केवल दिव्यांग बच्चों के लिए, केवल विशेष स्कूलों में लागू करने के लिए या फिर केवल परीक्षा पास कराने के लिए? ठीक है, तो क्या है कि समावेशी शिक्षा पर जोर क्यों दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सभी बच्चों को समान अवसर देने के लिए समावेशी शिक्षा पर जोर दिया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि एनसीएफ 2005 में कौन सी मूल्यांकन पद्धति अपनाने की सिफारिश की गई है? सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई, केवल वार्षिक परीक्षा, केवल मौखिक परीक्षा या फिर सिर्फ शिक्षक मूल्यांकन? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है वो अपनाने की सिफारिश की गई है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि एनसीएफ 2005 के अनुसार खेलकूद और योग को शिक्षा में कैसे जोड़ा जाना चाहिए? यानी जो खेलकूद और योगा है उसको शिक्षा में कैसे जोड़ा जाना चाहिए? इसे मुख्य धारा की शिक्षा का हिस्सा बनाया जाए, केवल सह पाठ्यक्रम गतिविधि के रूप में, केवल परीक्षा के रूप में या फिर केवल खेल कूद के प्रति रुचि रखने वालों के लिए? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो क्या है कि इसे मुख्य धारा की शिक्षा का हिस्सा बनाया जाए। यानी खेलकूद और योग की जो शिक्षा है उसको जो मुख्य धारा की शिक्षा है उसका एक हिस्सा बनाया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि एनसीएफ 2005 में भाषा शिक्षण के लिए कौन सी पद्धति को अपनाने की सिफारिश की गई है? भाषा शिक्षण के लिए संचार आधारित दृष्टिकोण, केवल व्याकरण आधारित दृष्टिकोण, अनुवाद विधि, केवल पाठ्य पुस्तक आधारित दृष्टिकोण? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संचार आधारित दृष्टिकोण। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षण के लिए संचार आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि एनसीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? ज्ञान देने वाला होना चाहिए, मार्गदर्शक और सहयोगी होना चाहिए, अनुशासन बनाए रखने वाला होना चाहिए या कठोर अनुशासनात्मक अधिकारी होना चाहिए? तो जो शिक्षक की जो भूमिका है वो क्या होनी चाहिए? मार्गदर्शक और सहयोगी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को जो है वो मार्गदर्शक और सहयोगी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।